हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेके कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल चैनल और मेरी क्लास में आप सबका मोस्ट वेलकम। आज हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम एनसीईआरटी का मतलब ये एक कह सकते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, पहला चैप्टर जो है, क्योंकि इसमें जितना भी हम बेसिक यूज़ करने वाले हैं पूरे साल में केमिस्ट्री के अंदर उन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोल के अलावा भी और सारे जो अदर बेसिक टर्म्स हैं, जो कुछ भी वर्ड्स आप पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ते समय सुनने वाले हैं क्लास में, फॉर एग्जाम्पल मास, डेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा, सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या कैसे होता है, वो सब कुछ हम इसी चैप्टर में सीखते हैं। तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताऊं, चैप्टर को जब भी हम इसमें पढ़ रहे हैं तो हम एनसीईआरटी का अपना जितना भी सिलेबस है उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको सॉल्व करने के लिए अगर जो भी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हमें ज़रूरत पड़ेगी जिनकी भी, उनको भी हम इसमें सीखेंगे। समझ में आ गई बात? तो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी अलर्ट होके एकदम फोकस्ड होके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। जो भी बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं अपने पीछे क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस जैसे 9th और 10th वगैरह में, उनमें तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। ओके, अबाउट मैटर। मैटर को हिंदी में हम सभी द्रव्य कहते हैं। बस ऐसे ही लिख रहा हूँ हिंदी के लिए, आपको मेन ध्यान रखना क्या, मैटर। ठीक है, व्हाट इज मैटर? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपसे किया जाता है। सभी आपसे पूछते हैं मैटर क्या है, तो आप प्रीवियस क्लासेस में से पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है, जो स्पेस कवर करती है, उसको ही हम मैटर कहते हैं। क्लियर? तो मैटर डिफाइन करने के लिए एक बेस्ट डेफिनेशन सबसे अच्छी यही है कि एनीथिंग, सबसे सिंपल डेफिनेशन, एनीथिंग विच हैज मास and occupies space is called matter. क्लियर? ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई मैटर की। अब जैसे एग्जांपल के लिए, तो आसपास की हम अपनी जितनी भी चीज़ें सारी देख रहे हैं, जिस टेबल पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं, जिस फोन को इस समय पकड़ के आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, मैटर है। सारी चीज़ें क्या है, मैटर। ठीक है, जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग, हम, पेड़ पौधे, सब कुछ क्या है, मैटर। एवरीथिंग अराउंड यू इज मैटर। बेसिकली आप मैटर से घिरे हुए हो पूरी तरीके से। ठीक है, तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स जैसे पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, ऑर्गेनिजम्स, एटसेट्रा, ये सब के सब क्या है, सारे मैटर हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलिए। अब बात करें कि यार ये सारी चीज़ें मैटर तो हैं, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये सारी चीज़ें बनी किससे मिलके हैं, क्या कंपोजिशन इन चीज़ों का, किस चीज़ों से मिलकर ये सब कुछ बना हुआ है, ये जो मैटर हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके। ठीक है, मैटर किससे मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, तो ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और या फिर ये पार्टिकल आयंस हो सकते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन सब के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो मैटर इज मेड अप ऑफ by particles like, ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, या फिर मॉलिक्यूल्स, या फिर आयंस। क्लियर? एटम्स मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर का। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब भी एटम्स कंबाइंड होते हैं ग्रुप में तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके,
देन उसके बाद आयंस क्या होते हैं, अगर किसी एटम को मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं, उसे कोई इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो वो आयन बनाएगा, या फिर उससे कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो भी वो आयन बनाएगा। आयन 2 टाइप्स के, केटायन और एनायन, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, धीरे धीरे अपनी क्लासेस में बढ़ते रहेंगे आके, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक बात थी किसके बारे में, मैटर के बारे में, ठीक है। अब मैटर के पार्टिकल्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो उनके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं, जिनका जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब हम किस बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉरी मैटर पार्टिकल्स के बारे में। देखिए एक सिंपल सी चीज यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये ऐसे छोटे छोटे गोले गोले वाले डायग्राम आपने बहुत देखे होंगे साइंस बुक में, वापस मैं वही ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, कुछ ऐसा, ठीक है। क्या है ये, तो ये बेसिकली मैंने कोई एटम, उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे जूम किया, सॉरी एटम नहीं मैटर कोई, ठीक है। सपोज करिए आपकी बुक, थोड़ा सा ऐसे जूम किया तो ये उसके आपको पार्टिकल्स वगैरह पूरे दिख रहे हैं, ऐसा बस आप मान लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, ठीक है। उस अभी हमारा मेन मोटिव वो नहीं है, पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में देखिए यहाँ आपको ये कुछ स्पेस दिख रहा होगा, ये बीच में इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो आपका एम्प्टी स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। अब आप पूछेंगे कि मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये जो एम्प्टी स्पेस है ये हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में पाया जाएगा। हर मैटर में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा, लेकिन एक चीज़ जो उसमें कॉमन होगी वो क्या होगी कि हर अरेंजमेंट के बीच में पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस पाया जाएगा। किसी भी टाइप का अरेंजमेंट हो उसमें पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस पाया जाएगा। अब इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, तो इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, IMS हम इसे शॉर्ट में डिनोट करते हैं। तो अब आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पाए जाते हैं। कोई भी मैटर हो उसके पार्टिकल्स के जब भी अरेंज होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होगा, यानी कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। हाँ ये हो सकता है कुछ में स्पेस बहुत ज़्यादा हो, कुछ में स्पेस कम हो, और कुछ में इतना कम हो कि हम उसे लगभग नेग्लेक्ट ही कर दें। समझ में आ रही है बात। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी मैटर पार्टिकल्स की, कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर contain spaces between them, contains spaces between them, ठीक है। क्या कहते हैं इन स्पेसेस को, तो इन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। नाम एकदम अब आपको रट्टा मार देना, अब ये नाम आप सुनते रहोगे पूरे साल, जब भी कहीं पे कुछ भी पार्टिकल मैटर रिलेटेड आया, स्पेस रिलेटेड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वर्ड एकदम से चिपका दिया जाएगा आपके पास। समझ में आ गई बात। तो जब भी बोला जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई किस बारे में बात कर रहा है, पार्टिकल्स के बीच का जो भी स्पेस है उसके बारे में। समझ में आ गई बात, क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी की चलो बात करते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, ओहो यार गर्मी बहुत है, हाँ तो सेकेंड प्रॉपर्टी को चलो देखें अगर, तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या हमसे कह नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं, ठीक है। मतलब अगर इनको आवारागर्दी करने की छूट दी जाए तो ये इनसे बड़ा आवारा कोई नहीं है, ठीक। जितनी डायरेक्शंस पॉसिबल होंगी ये सब में मूव करेंगे, ठीक है। वेदर इट इज ऐसे स्ट्रेट लाइन, अप एंड डाउन, जिग जैग मोशन भी करेंगे, ऐसे रैंडम डायरेक्शंस में भी ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी जिग जैग मोशन मतलब नहीं, जिग जैग नहीं करेंगे, बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन ही मैटर के पार्टिकल्स करते हैं, लेकिन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। हर पॉसिबल डायरेक्शन जो भी पॉसिबल होगी, इन फ्रंट बैक, स्ट्रेट लाइन इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन, जो भी सब में मूव कर जाएंगे। समझ में आ रही है बात। हाँ ये होगा कि जिस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कुछ में कम कुछ में ज़्यादा था, वैसे ही मैटर के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कुछ मैटर्स में ज़्यादा हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है। समझ में आई बात। लेकिन होगा हमेशा
मोशन हमेशा ही होगा, भले ही कम हो, बिल्कुल कम, लेकिन होगा। ठीक, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, हम डिफाइन कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर are in motion continuously मैटर के पार्टिकल लगातार मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट देखिए अगली बात, ये तो 2 पॉइंट हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, दूसरा मूवमेंट होता है कॉन्टिन्यूस। तीसरी बात क्या है, कोई भी दो पार्टिकल्स किसी मैटर के अंदर जब भी अरेंज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर सपोज करो ये दो पार्टिकल्स है किसी मैटर के, ओके, तो ये जितना हो सके एक दूसरे को अपने पास पास रखेंगे। ठीक है, अपने पास पास रखना चाहते हैं एक दूसरे को। समझ में आ रही बात। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, इनके बीच में, किनके बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ में कम हो सकता है, कुछ में ज्यादा, लेकिन पाया जरूर जाता है, होता जरूर है। ठीक, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव force of attraction, force of attraction between them, particles of a matter have force of attraction between them, या फिर इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, स्पेसिफिक मैटर पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है जो किसी भी टाइप के मैटर पार्टिकल्स में पाई जाती हैं। क्विकली अगर रिवाइज करें तो फर्स्ट क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सब में पाया जाएगा, चाहे कम चाहे ज़्यादा। दूसरा कॉन्टिन्यूस मोशन सब में होगा, चाहे कम चाहे ज़्यादा। और तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में होगा, चाहे कम चाहे ज़्यादा। समझ में आ गई बात। ठीक, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब देखिए एक चीज, मैटर की कुछ फेजेस होती हैं। अगर अभी हम नेक्स्ट आगे का टॉपिक हमारा वही है, मैटर को हम कुछ फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फेजेस मीन्स स्टेट्स में, जैसे आपने सुना होगा सॉलिड, लिक्विड्स, गैस, ये मैटर की कुछ कॉमन स्टेट्स होती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी दो अलग स्टेट्स हैं मैटर की, अभी खोज ली गई हैं हाल फिलहाल में, मगर हम उनके बारे में अभी बातें नहीं करते बिकॉज उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अभी नोन नहीं है, रिसर्च अभी चल रही है उस पर। कॉमनली हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर गैसेस स्टेट के बारे में ही बात करते हैं। तो देखिए फेज को डिसाइड करने की जो बात है, मतलब जो फैक्टर है फेज को डिसाइड करने का, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अभी आपको उस लेवल तक जाना नहीं है। जितना हमने पढ़ा है हम उसी के बेसिस पे डिफाइन अभी करेंगे। तो देखिए इसमें से ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि कोई भी मैटर किस फेज में एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, अगर बात आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो तो आप सिंपल सा ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी मैटर सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा या फिर गैस बनेगा, इस चीज को डिसाइड करने की जो पावर है ना वो इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज के पास है। समझ में आ गई बात। अगर सोच लो कि मान लो किसी पार्टिकल के अंदर जो मूव करने की टेंडेंसी है, किसी मैटर के पार्टिकल्स ऐसे हैं कि उनके अंदर मोशन की जो टेंडेंसी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टेंडेंसी से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मैटर पार्टिकल जो है वो पास पास रह ही नहीं पाएंगे, और जब पास पास नहीं रह पाएंगे तो वो एक किसी अदर फेस को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब उसी को बनाएंगे। समझ में आ रही बात, कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी अदर फेस को। तो मीन्स फेस डिसाइडेशन का जो पावर है कि कोई भी मैटर सॉलिड बनेगा, लिक्विड बनेगा या फिर गैस बनेगा, वो किसके पास है, इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज के पास। पहला क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस मोशन, थर्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। तो आगे हम अपने उसी टॉपिक में बात करते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए यहाँ तक तो देखिए हमने किस बारे में सीखा, मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब मैंने अभी इसके पहले ही आपको बताया था कि फेज को डिसाइड करने का जो पावर होता है वो मैटर के इन्हीं जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं उनके पास होता है।
तो क्या होती है मैटर की डिफरेंट फेजेस, किस तरह से उनको डिसाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर के स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए कॉमनली मैटर को हम 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें से अगर लिक्विड और गैस की हम बात करें तो कलेक्टिवली हम इन्हें फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड वर्ड आपने सुना होगा। तो लिक्विड्स और गैसेस को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सके, ठीक है, जिसमें फ्लो हो। अब सॉलिड तो फ्लो होता नहीं, फ्लो कौन सा होता है, लिक्विड फ्लो होगी या फिर गैस फ्लो होगा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। तो आप बस एक वर्ड है याद रख सकते हैं, फ्लूइड मतलब दैट कैन फ्लो, दैट कैन फ्लो। ठीक है, ये तो एक बात हुई। अब अभी देखिए, इसके पहले मैंने आपको मैटर के पार्टिकल्स की 3 प्रॉपर्टीज बताई थी। एक क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, IMS मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरा कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अभी 3 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। ठीक है, इसमें से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम देखिए बात करें तो इसे एक माइनर सा डिसाइडिंग फैक्टर कह सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करते। मेन हम देखिए 2 चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, मोशन और क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब देखिए सॉलिड और लिक्विड और गैस में से कोई मैटर सॉलिड कब बनेगा, लिक्विड कब बनेगा, गैस कब बनेगा, इस चीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए सॉलिड फेज में कोई भी मैटर तब एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई भी मैटर सॉलिड तब कहलाएगा जब उसके पास जो मोशन की टेंडेंसी, पार्टिकल्स के मीन्स पार्टिकल्स के जो मोशन की टेंडेंसी है वो बहुत 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 कम हो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टेंडेंसी से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि ये 2 पार्टिकल्स हैं किसी मैटर के, और इनके दूर दूर जाने की जो टेंडेंसी है वो इनके पास पास आने की टेंडेंसी से कम है। मतलब ये एक दूसरे से दूर बहुत नहीं जाएंगे जल्दी, लेकिन पास इनके आने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी पार्टिकल्स में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है तब वो मैटर किस फेज में एग्जिस्ट कर जाते हैं, सॉलिड फेज में। मीन्स ये पार्टिकल्स क्या बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे। जो भी मैटर बनाएंगे वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। समझ में आ गई बात। ठीक, एक बात। दूसरी बात, अब लिक्विड स्टेट की अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए अगर पार्टिकल्स के जो मोशन की टेंडेंसी है, मोशन की टेंडेंसी वो या तो लगभग बराबर है या बराबर ही एकदम, मतलब सेम सेम है, नियरली सेम है, किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, मतलब 2 पार्टिकल्स हैं ये, इनके पास आने की जो टेंडेंसी है वो लगभग बराबर है इनके दूर जाने की टेंडेंसी के, मतलब ये पास भी जा सकते हैं और दूर भी। ठीक है, तो ऐसा फेज जब भी आएगा 2 पार्टिकल्स के बीच में, इस तरह की जब कंडीशन होगी तो ये क्या, किस टाइप का मैटर बनाएंगे, लिक्विड। मतलब जो भी मैटर ये कंस्ट्रक्ट करेंगे वो किस फेज में होगा, लिक्विड स्टेट में। समझ में आ गई बात ये। ठीक, अब तीसरा गैस। अब गैस को देखिए आप इनके बेसिस पे खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मोशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से क्या ज़्यादा होगा कि गैस फेज में पार्टिकल एग्जिस्ट कर जाए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पार्टिकल्स का मोशन मतलब दूर जाने की टेंडेंसी उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टेंडेंसी से ज़्यादा है तो वो पार्टिकल्स किस में एग्जिस्ट कर जाते हैं, गैसियस फेज में। मीन्स ये 2 पार्टिकल्स हैं ये, और इनके जो दूर जाने की टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनके पास आने की टेंडेंसी से। तो ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो किस में एग्जिस्ट कर जाएंगे, गैसियस फेज में। मीन्स जो भी मैटर ये कंस्ट्रक्ट करेंगे वो किस फेज में होगा, गैस फेज में। समझ में आ गई बात आपको। ये होता है क्या, डिसाइडिंग फैक्टर, कि किस तरह से हम फेज को डिसाइड करते हैं। तो एक चीज़ क्या आपने देखी, फेज डिसाइड करने का पावर किसके पास है, इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज के पास। ठीक है, अब देखिए 2 को हमने डिस्कस किया। अब ये क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ का क्या रोल है, तो रोल है, देखो कैसे दिखाता हूँ। अगर बात करूँ कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है,
मोशन की टेंडेंसी कम है, तो ये एक दूसरे के काफ़ी पास पास होंगे, ऑब्वियस सी बातें होंगे। और अगर एक दूसरे के पास पास होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होगा, कम होगा, बहुत ही कम। तो अब इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी मैटर में पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। वो कैसा है, सॉलिड है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यहाँ पर देखो अगर बात करें मोशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग बराबर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पे भी कैसा, कम है, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा है। तो अगर किसी मैटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो वो किस में होगा, लिक्विड में। और अगर यहाँ पर देखो मोशन ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, मीन्स दूर जाने की जो प्रॉपर्टी है वो पास आने की टेंडेंसी से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पार्टिकल्स के बीच का ज़्यादा ही होगा। एक पार्टिकल यहाँ, एक उधर टहल रहा है किसी अदर कॉर्नर पे, तो यहाँ पे अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसी मैटर में ज़्यादा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, गैस है। क्लियर। तो इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को भी देखकर हम जज कर सकते हैं कि कोई भी जो मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। समझ में आ गई बात। तो ये होता है डिसाइडिंग फैक्टर। और किस तरह से फेज डिसाइड होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को ये बातें पता नहीं होती हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आप इतना ही बताया जाता है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, लेकिन ये चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं, क्यों कोई मैटर सॉलिड ही बनता है, लिक्विड ही बनता है या फिर गैस ही बनता है, इस चीज़ को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसे नोट डाउन करिए। अब हम एक एक करके सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ते हैं सेपरेटली। क्लियर। चलिए, अभी अभी हमने किस बारे में देखा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो डिफरेंट फेजेस है मैटर की, ये किस तरह से डिसाइड होती है। अब हम एक एक करके इन्हीं डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में बात करेंगे, सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स, अभी अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया, सॉलिड कब एग्जिस्ट करता है, जब किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में मोशन की जो टेंडेंसी है वो कम हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टेंडेंसी उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तब जाके सॉलिड एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, अगर किसी सॉलिड का, मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस, उसका मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करके अगर आपको दिखाना चाहूँ अंदर का नज़ारा कैसा है, तो जब भी किसी सॉलिड को आप ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर उसका देखेंगे तो उसमें आपको पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे के पास पास, ओवरलैप नहीं, वो गलती से ऐसे हो गया है कुछ इस तरह से, फिर ऐसे एक दूसरे के बहुत ही आसपास, क्लोजली पैक्ड एकदम, कुछ इस तरह से। कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आप अपने आसपास उठाइए, उसको ऐसे थोड़ा सा जूम किया तो अंदर का नज़ारा दिखा, और नज़ारा कैसा दिखा कि भाई पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ही आसपास हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो मोशन की टेंडेंसी थी, पार्टिकल्स के जो मोशन की टेंडेंसी थी वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को ऐसे अपनी तरफ खींच के कस के पकड़ा हुआ है कि भाई तू भाग नहीं सकता, ठीक है। अब भाग नहीं सकता, इसने इसको खींच रखा है तो ये इसको खींच रखा है, क्योंकि है तो वो भी पार्टिकल ही, तो इस तरह से सबने एक दूसरे को खींच के रखा है, और ये जो मैटर है वो किसमें एग्जिस्ट कर गया है, सॉलिड स्टेट में, ठीक। तो फर्स्ट सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉलिड के बारे में हम क्या लिखेंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स, ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वही लिखते हैं नज़ारा, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। समझ में आ गई बात। दूसरा, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, देखिए उनके बीच में ये जो स्पेस है, ये वाला रीजन, जैसे यहाँ पे भी आपको ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं, देखिए ये स्पेस कितना कम है। मैंने बोला था ना स्पेस हर टाइप के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होगा, देखिए यहाँ पे भी है, लेकिन एक्चुअली हम देख रहे हैं कि जो स्पेस है वो काफ़ी कम है यहाँ पर,
ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो दूसरी बात हम क्या बोलेंगे कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक, तो सेकंड पॉइंट्स क्या कि सॉलिड पार्टिकल्स contain less intermolecular space between their particles। between them भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे, तो between them। ओके, तो सॉलिड पार्टिकल्स कंटेन लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, यही कारण है कि ये कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक, अब दो चीजें तो हो गई यहाँ पे। तीसरी फैक्टर ये कि ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है। क्यों कम है, क्योंकि इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर देंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between their particles। Solids have strong force of attraction between their particles। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, तभी वो एक दूसरे के बहुत ही आसपास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और तभी उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, बेसिक्स ये एकदम बेसिक है, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा अगली बात, अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच में कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हमने बात कर ली, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर ली, मोशन के बारे में क्या ख्याल है, देख लेते हैं जरा एक बार वो भी। तो ये बताइए, ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बहुत ही पास हैं, एकदम जैसे जकड़े हुए हैं, जैसे कुछ ये वाला इधर तो ये वाला इसके एकदम ऐसे यहाँ पे, इतना कम स्पेस के लगभग दिखे ही ना। ठीक है, बट एक्चुअल में स्पेस तो है, स्पेस है ना, तो ये पार्टिकल ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हिल सकता है, अपने पोजीशन जो इसकी इसके आसपास में बिल्कुल हिल सकता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत ही स्पेस है भले ही बहुत ही कम है, लेकिन उसमें ही ये थोड़ा बहुत मूव करता रहेगा। मैंने आपको बोला था ना, पार्टिकल्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर जाते हैं, तो इनके लिए भाई साहब के लिए पॉसिबिलिटी बस ऐसे ही है, इधर इधर थोड़ा सा इधर मूव कर सकता है। तो एक्चुअली मूव करना नहीं, हम इसे वाइब्रेट करना कह सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग हो, उसको आप ऐसे खींच के ऐसे छोड़ दीजिए तो देखिए ये हिलती रहती है, अप डाउन इधर इधर जिस भी डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये वाइब्रेटिंग फेज में होते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते रहते हैं, ये जो इनकी पोजीशन है उसके ही अलॉन्ग वाइब्रेट करते रहते हैं। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए ये कोई पार्टिकल है किसी सॉलिड का, तो इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल जहाँ रुका हुआ है, मीन्स ये पॉइंट देखिए, यही इसका जो सेंटर है पार्टिकल का, ये पॉइंट ही क्या कहलाएगा, इसका मीन पोजीशन। ठीक है, ये एक वर्ड है बस आपको याद रखना है कि ये जो कोई पार्टिकल होता है वो जिस जगह ऐसे स्टेशनरी में रहता है, स्टेशनरी फेज में, उसे क्या कहा जाता है, इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हो गया तो ये मेरी मीन पोजीशन है। ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे, अब अगर मैं इससे थोड़ा सा इधर हटूँ या थोड़ा सा इधर हटूँ तो मैं बोलूँगा मैं मीन पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, तो सॉलिड के जो देखिए पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग ही वाइब्रेट करते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर इधर जा सकते हैं, थोड़ा इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, थोड़ा इधर, थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा इधर, मतलब जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है सब में थोड़ा सा मूव कर वाइब्रेट करते रहते हैं। समझ में आ गई बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो स्पेस है नहीं इनके पार्टिकल्स के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे फोर्थ पॉइंट में कि सॉलिड पार्टिकल्स vibrate in all possible directions, डायरेक्शन शॉर्ट में मैंने लिख दिया है,
अबाउट देयर मीन पोजीशन। अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ही हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन मतलब देखिए कुछ ऐसा है, जैसे अगर ये पार्टिकल है सॉलिड का, तो ये थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा अप एंड डाउन, थोड़ा सा ऐसे इधर इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रह सकता है, ठीक है। बस वाइब्रेट करेगा, फ्री मूव नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात, ठीक। ये तो सारी बातें इधर अब तक के आपको आ गई समझ में। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि इस स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है, मैं इसे यहाँ से पकड़ूं, इस तरह से ऐसे कंप्रेस करना शुरू करूं, ठीक है। अगर मैं इसे कंप्रेस करना ऐसे स्टार्ट करता हूं, तो बताइए ये कंप्रेस होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए जब मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो इसके पार्टिकल्स शिफ्ट होंगे, पार्टिकल शिफ्ट होंगे, लेकिन भाई शिफ्ट होंगे कहाँ? जगह भी तो होनी चाहिए शिफ्ट होने के लिए। हाँ, तो जगह है ही नहीं उनके पार्टिकल्स के बीच में, तो इस वजह से ये कंप्रेस भी नहीं होंगे। एक्चुअली में देखिए थोड़ी सी जो जगह है उनके बीच में, लेस जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उसी में वो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये एडजस्टमेंट इतना कम होगा ना कि हमारे लिए विजिबल ही नहीं होगा, हम देख ही नहीं पाएंगे कि भैया ये हुआ भी है कंप्रेस की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई आइस क्यूब ऐसे ले लें और उसको ऐसे जोर से दबाइए अपनी उंगलियों से, तो ऐसा तो होता नहीं कि इतना बड़ा आइस क्यूब पिचक के इतना छोटा सा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली में जब आप उसे दबा रहे हैं तो उसमें आपको कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, वो एक्चुअली में हुआ है कंप्रेस, बट इतना कम कि वो आपको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। मींस अगर हम सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही नेग्लेजिबल होती है, मतलब एकदम ना के बराबर कंप्रेस होते हैं। समझ में आई बात? तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे, कि सॉलिड्स आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल होती है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कुछ जनरल से पॉइंट्स थे किसके बारे में? सॉलिड्स के बारे में। पहला क्या कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ही लेस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है उनके, अरे सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, सॉलिड पार्टिकल्स के जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच का बहुत ही कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल होती है, और पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर सकते हैं, यानी वाइब्रेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? ये सारी बातें किसके बारे में थी? सॉलिड्स के बारे में। अब सॉलिड्स के कुछ जनरल एग्जांपल्स अगर आपको दूं तो जैसे आइस हो गया, आइस, ठीक है। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जिसे कहा जाता है, इसके क्रिस्टल्स, ये भी क्या होंगे? सॉलिड्स। इसके अलावा जिंक सल्फाइड हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? सॉलिड हो गया। अदर भी शुगर क्रिस्टल्स भी आप ले सकते हैं, शुगर क्रिस्टल्स, तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? सॉलिड्स। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? लिक्विड स्टेट के बारे में। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अभी हमने किसके बारे में चर्चा की? सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन किया हमने, सॉलिड्स के बारे में काफ़ी ब्रॉड एक अच्छा खासा। अब हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। सॉलिड्स में आपने जो भी प्रॉपर्टीज़ देखी उन्हें आप याद रखिएगा, और अब लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड, चलिए आप जिस बॉटल से पानी पी रहे हैं, ज़रा उस पानी पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए, जूम करिए उसे, तो अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक इधर, दूसरा यहाँ पर, तो तीसरा कुछ ऐसे इधर, फिर एक यहाँ, ये इधर साइड कुछ ऐसा। सारे पार्टिकल्स होंगे वो एक ही साइज के होंगे, बट यहाँ मुझसे छोटे बड़े बन रहे हैं, तो उससे हमें मतलब नहीं अभी ज़्यादा खास, हम बस अरेंजमेंट देख रहे हैं पार्टिकल्स का कि अरेंजमेंट किस टाइप का होगा, ठीक है। तो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है पानी में, वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सॉलिड्स की उन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए एक एक प्रॉपर्टी चलिए हम जज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देख रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, ठीक है। इनके बीच में कुछ थोड़ा सा एक सफिशिएंट स्पेस है, बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सफिशिएंट है, सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा है। सॉलिड पार्टिकल्स में अभी आप देख रहे थे कि ये जो स्पेस था पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो बहुत ही कम था, बट यहाँ पे कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है बट एज कंपेयर टू सॉलिड तो ज़्यादा है। समझ में आई बात। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम अपनी यहाँ पर पहले मेंशन कर देते हैं कि लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, ठीक है। कॉमा दे कंटेन सफिशिएंट, they contain sufficient intermolecular space between them। ओके, ये लाइन आप याद रखेंगे कि लिक्विड पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इनके पार्टिकल्स के बीच में सफिशिएंट यानी ठीक ठाक भरपूर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट में हमने अपने 2 पॉइंट्स को कवर कर लिया है, ठीक है। देन देखिए उसके बाद आगे बढ़े तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है, तो क्योंकि देखिए पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भले ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में कैसा है, कम है। सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इतना ज़्यादा था कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा ही नहीं पा रहे थे, एकदम उन्होंने बांध के रखा हुआ था उसने पार्टिकल्स को। लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कम है। सॉलिड से कैसा है, कम है। एकदम कम नहीं है कि पार्टिकल आवारा हो गया इधर उधर टहल रहा है, नहीं है, लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में कैसा है, कम है। तो सेकंड पॉइंट मेंशन हम कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि दे मीन्स कौन, लिक्विड पार्टिकल्स कंटेन, या फिर लिक्विड पार्टिकल्स हम ऐसे कह लेते हैं, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन less than solids। they have force of attraction less than solids। इनका force of attraction solid से कैसा होता है, कम होता है, ठीक। स्पेस की बात हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई, पैकिंग की बात हो गई। अब अगर हम मोशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव तो करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, सफिशिएंट है, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं है। हाँ, मूवमेंट जो होगा वो सॉलिड से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हम हमारे मेंशन कर लेंगे कि दे कैन मूव फ्रीली more than solid particles, more than solid particles, ठीक है। बट यहाँ पे एक लाइन ऑफ और ऐड कर दे, बट नॉट अ लॉट, ठीक है। दे कैन मूव फ्रीली मोर देन सॉलिड्स, ये सॉलिड से ज़्यादा मूव कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट अ लॉट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मोशन होगा, थोड़ा बहुत होगा, ठीक ठाक अमाउंट में होगा, सॉलिड से ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी
नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ठीक, ये तो एक बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखिए हम बात करें यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी की, तो सोचिए अब अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर कंप्रेस करना शुरू करूँ, ठीक है, तो ये जो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, इसमें ये शिफ्ट तो हो जाएंगे पार्टिकल्स, मीन से कंप्रेस तो हो जाएगा, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, जो कंप्रेशन हुआ है आप उसे ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, लिक्विड्स भी इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते कि हम ऑब्जर्व कर पाए कि कंप्रेस हुआ है कि नहीं हुआ। मीन्स इनकी भी कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन बहुत ही लेस होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी बहुत ही कम होती है। ठीक है, देखिए कंप्रेसिबिलिटी को अगर आपको जज करना है ना, तो इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं खुद भी इसे। आप सिंपली एक फ्रेश सिरिंज लीजिए, इंजेक्शन सिरिंज, ठीक है, यूज़ जो ना की हुई हो, उसकी निडल को आप ऊपर से निकाल के आगे का जो उसका हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पर निडल हम इजेक्ट करते हैं, उसे आप क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए किसी भी तरह से, टेप वगैरह लगाकर या फिर कोई चीज़ आप लगा के ब्लॉक कर दीजिए उसे, या हीट करके सिंपली बहुत ही केयरफुली उसे ऐसे पिघला के ब्लॉक कर दीजिए। पीछे से आप जो रबड़ ग्रिप होती है उसे निकाल के उसमें कुछ भी आप सब्सटेंस, जैसे अगर आप सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो थोड़े सैंड पार्टिकल्स उसमें ऐड कर दीजिए, और उसके बाद रबड़ ग्रिप को फिर से लगा के अब आप कोशिश करिए उसे पुश करने की नीचे साइड में। तो देखिए पुश जब आप करेंगे, आपने सैंड भरी है, पुश करते टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि पुश नहीं हो रही है निडल नीचे, मतलब जो भी लेवल था उससे वो नीचे पुश अप नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी जो सॉलिड है, सैंड जो है क्या है, बेसिकली सॉलिड है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, बिल्कुल ही नेग्लेजिबल, बहुत ही कम है। समझ में आ रही बात? वो एक्चुअली वो हुई है कंप्रेस, लेकिन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, इतनी कम। ठीक है, अब उसके बाद सैंड आप निकाल दीजिए, आप उसमें वाटर ऐड करिए, और वाटर ऐड करने के बाद उसे कंप्रेस करने की कोशिश करिए। तो इस बार आप सैंड के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर पाओगे, लेकिन इतना नहीं कि वो आपको ऑब्जर्व हो कि वो कंप्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आ रही ना बात? तो उसी तरह से लिक्विड्स की भी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड से तो ज़्यादा होती है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही लेस होती है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए एक पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, हम क्या बोलेंगे कि दे आर लेस कंप्रेसिबल, दे आर लेस कंप्रेसिबल बट मोर देन सॉलिड्स, मोर देन सॉलिड्स। ठीक है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही लेस होती है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताया आपको, उसके थ्रू भी आप जज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें कि लिक्विड्स के एग्जांपल्स, तो जैसे वाटर हुआ, ऑयल, ठीक है, इसके अलावा भी आप ले सकते हैं जैसे हनी, शहद। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, लिक्विड्स के। क्लियर? तो ये थी बात किसकी, लिक्विड स्टेट की। आप प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स की। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में पैकिंग जो थी वो काफ़ी क्लोज थी, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोजली पैक नहीं है। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम था, बहुत ही नेग्लिजिबल, यहाँ पे कैसा सफिशियंट है, ठीक ठाक है। देन उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में ठीक बढ़िया अच्छा खासा है, लेकिन सॉलिड से कैसा है, थोड़ा सा कम है। सॉलिड पार्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा होता है। देन उसके बाद ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, देन कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो लिक्विड्स और सॉलिड्स में सॉलिड्स एकदम नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होते हैं, ना के बराबर, लेकिन लिक्विड्स भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं, लेकिन सॉलिड से इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये जनरल पॉइंट्स है जो आपको किसी भी स्टेट को मेंशन करने के लिए चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं गैसेस स्टेट के बारे में, तब तक इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं गैसेस को कि गैसेस के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब गैस कहाँ से ले आएंगे आप, नहीं, इस किचन में बिल्कुल नहीं जाना है।
एयर जो आपके कमरे में भरी हुई है आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है। बस थोड़ा सा जूम करिए तो उसके पार्टिकल्स आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे। अब कैसे दिखाई पड़ेंगे, तो एक इधर, दूसरा कहीं और टहल रहा है, तीसरा यहाँ पर, ये ऐसा, फिर इधर। वो राज कपूर सर का गाना एक है आवारा हूँ वाला, बिल्कुल वही गाना गाते हुए ये लोग टहलते हैं। तो कुछ इस तरह से, बढ़िया। तो अरेंजमेंट जो होता है गैसेस का, गैसेस के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इसी टाइप का होता है, डिफरेंट। चलिए एक आंख और बढ़ा लेते हैं, हाँ ऐसा, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल आवारा टाइप के, इधर उधर सब भटकते रहते हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप, ठीक है। अभी आपने सॉलिड्स और लिक्विड्स को जज किया है ना, उसी के बेस पे जज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, क्लोजली पैक्ड, तो बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल। ये देखिए स्पेस कितना ज़्यादा है इनके बीच में। अब स्पेस ज़्यादा वो तो मैंने खुद ही बता दिया, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच का कैसा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक। थर्ड आपको क्या पता चल रहा है, बिल्कुल सही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में एकदम कम है, बिल्कुल समझ लीजिए है ही नहीं, ना के बराबर है। तभी तो सब एक दूसरे से इतनी दूर दूर टहल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम है। अच्छा, और क्या दिखाई पड़ रहा है, हाँ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी अगर मैं चेक करूंगा तो कैसे पता चलेगा आपको, कंप्रेस होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच का बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि ऐसे कंप्रेस करूंगा फटाक से सिकुड़ जाएगी, समझ में आ गई ना बात। तो कंप्रेशन की टेंडेंसी इनमें बहुत ही ज़्यादा है। तो एक एक करके अब सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या, कि दे मीन्स गैस पार्टिकल्स हैव large intermolecular forces, sorry intermolecular space, large intermolecular space between them, ओके ये between लिखा है, इन शॉर्ट between them। एक चीज़ हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा। दूसरा आप क्या मेंशन करेंगे, कि दे have very less force of attraction between them, ठीक है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, इसी वजह से ये एक दूसरे को खींच नहीं पाते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ओके। अच्छा, तीसरा अगर मैं पूछूं कि क्या भैया ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, मोशन फ्री पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, कोई रोक टोक नहीं, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, इधर 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 इधर, मतलब जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस है ये सब में मूव कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे थर्ड, कि दे कैन मूव फ्रीली, दे कैन मूव फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। हर पॉसिबल डायरेक्शन में इनका फ्री मूवमेंट पॉसिबल है, फ्री मूव ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्रेशन की, तो कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत ही ज़्यादा होती है, ड्यू टू हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण हम जैसे इनको दबाते हैं, सारे पार्टिकल्स इधर उधर के जो होते हैं वो एक छोटे से स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो पूरी की पूरी गैस होती है वो सिकुड़ के एक छोटी सी जगह में फिक्स हो जाती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को इनकी सबसे अच्छा समझने का आइडिया है, आपके किचन में जो सिलेंडर है उसमें ब्यूटेन भरी होती है, ठीक है। अब ब्यूटेन उसमें भरी जाती है, देखिए हाई प्रेशर पे, तो उतने से वॉल्यूम के अंदर लगभग 14 kg तक ब्यूटेन आप भर सकते हैं, सिलेंडर का जो वेट होता है नॉर्मल। तो देखिए कितनी ज़्यादा गैस 14 kg अराउंड उतने छोटे से स्पेस में भर दी जाती है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही क्यों हुआ, गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण, ठीक है। हाई प्रेशर पर उसे कंप्रेस किया गया और कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर दिया गया, ठीक है। तो वो एक अच्छा तरीका है याद रखने का कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो फोर्थ पॉइंट में हम अपने मेंशन कर लेते हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली
कंप्रेसिबल। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है? गैसेस की होती है। अब गैसेस के अगर कुछ एग्जांपल लेना चाहें तो फर्स्ट ऑफ जैसे एयर हो गया, एयर एक बेसिकली मिक्सचर है गैसेस का। उसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ब्यूटेन, जो अभी मैंने आपको बताई आपके किचन में जो सिलेंडर है उसमें, आपके ही नहीं किसी के भी किचन में सिलेंडर है, सब में वही भरी हुई है, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल है? गैसेस के। तो अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, किस तरह से ये फेजेस मैटर के डिसाइड होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट फेजेस की, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सबको सीख चुके हैं। आज की क्लास को अपनी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेकिन अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है हमारा चैप्टर, आगे भी इसमें जो अदर पोर्शंस है उन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आज की क्लास में आपको मज़ा आया, आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखी है क्लास में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, ठीक है, मस्ट है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप अपडेटेड रहोगे हमारे चैनल से, जो भी वीडियोस आएंगे उन्हें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तब तक के लिए स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, अपने आसपास भी सफाई बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करना और धुलना मत भूलें। और अगर आपके घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं अगर आपके घर में, तो प्लीज़ उनकी स्पेशल केयर करें और सेल्फ क्वारंटीन हो, लेकिन अपनी बुक्स को क्वारंटीन ना करें, ठीक है। टिल देन बाय।